हेलो बच्चों। हमारी सीरीज चल रही है बोर्ड एग्जामिनेशन की, आपकी बायोलॉजी की। और सीरीज के अंदर पिछले लेक्चर में हमने आपको जेनेटिक्स कराई थी और आज हम बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे हम ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे और पूरी तरीके से बायोलॉजी के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं बायोलॉजी के अंदर, पर्यावरण, और ये यूनिट होगी आपकी 14 नंबर की। इस यूनिट में आज हम पर्यावरण के अंदर पारितंत्र को फिनिश कर देंगे और फिर इसके बाद अगले पार्ट के अंदर हम आपका बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता और समष्टि को ले लेंगे और इस तरीके से 14 नंबर का सफाया करके चलेंगे। चलो आज कर बात करते हैं चैप्टर पारितंत्र की, और इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा उसको तो कवर करेंगे ही, साथ में लगभग ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लेंगे। और साथ ही साथ आपको बस क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक ध्यान पूर्वक वॉच करना है, बाकी याद कराने की मेरी गारंटी है, वो सब मैं जानता हूँ। चलो खैर, लेट्स गेट स्टार्टेड। बात कर रहे हैं बच्चों पारितंत्र की। पहली बात आपको समझ लें कि पारितंत्र जो होता है, पारितंत्र से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, या तो पिरामिड पे, खैर जहां पे भी बनेगा ये भी आप ध्यान रख ले, एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां से निकलेगा। चलो खैर, पारितंत्र का मतलब इसका एक दूसरा नाम और होता है, आपको यहाँ पे मैं बता दूं, पारिस्थितिक तंत्र। या तो पारितंत्र पूछ ले पेपर में या पारिस्थितिक तंत्र पूछ ले, आपको जवाब एक ही देना है, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। देखो एग्जाम्पल लो, जैसे हमारे पास बच्चों कोई तालाब है, तालाब को ले लो आप, तालाब का एग्जाम्पल ले लो। ये बताओ मुझे तालाब के अंदर क्या क्या होता है। तालाब के अंदर भाई मछली भी होती है, और मछली के साथ साथ देखो और क्या होगा, तालाब के अंदर मेंढक भी हो सकते हैं, ठीक है जी। और तालाब के अंदर ताप भी आता है, मतलब सूर्य का प्रकाश भी आता है, तालाब में पानी भी होता है। इस तरीके से ये जो तालाब है, ये तालाब अपने आप में पारितंत्र है। मतलब पारितंत्र जो है वो ऐसी चीज होती है, तो देखो इसके अंदर तालाब जो है पारितंत्र है, मैंने बताया। तो इसके अंदर क्या है, आपको मछली भी पाई जा रही है तालाब में, मेंढक भी पाए जा रहे हैं। मतलब मेंढक और मछली ये कैसे घटक है, जैविक है या अजैविक है? तो बताओ कैसे घटक है बच्चों, जैविक घटक होते हैं ये तो। और ये जो होता है सूर्य, पानी, इस तरीके से ये जो ये है, ये क्या होते हैं आपके अजैविक अजैविक घटक। मतलब ये हुआ कि पारितंत्र जो होता है, कोई भी अपने आप में पारितंत्र हो, चाहे तालाब हो, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। हमने तालाब की बात कर रहे हैं, मतलब तालाब जो होता है यानी कि कोई भी पारितंत्र होता है, वो जो होता है वो किस किस चीज से मिलकर बनता है, जैविक घटक से और अजैविक घटक से। तो अगर पारितंत्र की डेफिनेशन दे तो क्या हो जाएगा, मतलब जैविक घटक और भौतिक घटक के मिलने से जो तंत्र बनता है उसे पारितंत्र कहते हैं। ये लो आपको याद होगा, मैं बता रहा हूँ, याद करा दूंगा सब कुछ, बस क्या करना है ध्यान पूर्वक देखते चलो। खैर, पारितंत्र, आप वीडियो को पॉज करिए और याद करने की कोशिश करिए, जहां पे भी जरूरत हो, जहां पे जरूरत हो वहां नोट्स बनाइए। पारितंत्र किसे कहते हैं कि भाई आप बताओगे, बस इतनी डेफिनेशन, ये तो एग्जाम्पल है, यहां से लिखो। जैविक घटक और भौतिक घटक आपस में मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे पारितंत्र कहते हैं। जैविक घटक और भौतिक घटक आपस में मिलकर के जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र के कुछ मेन पॉइंट ध्यान रखने, कुछ मुख्य पॉइंट, मतलब जो ऑब्जेक्टिव में, बहुविकल्पीय में आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो सबसे पहली बात ध्यान रखना है, पारितंत्र की जो विचारधारा है बच्चों, यानी कि कोई चीज होती भी है, ऐसी जो विचारधारा दी थी ना, वो तो दी थी एक साइंटिस्ट थे, कार्ल मोबियस। ये नाम आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ ले तो ध्यान रखेंगे, इसका नाम है कार्ल मोबियस। विचारधारा तो दी थी कार्ल मोबियस ने। और ये जो वर्ड था, मतलब ये जो शब्द था ना, सबसे पहले वो शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था, तो वो ध्यान रखेंगे, ए जी टेंसले ने। तीसरा शब्द, तीसरी टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे। तीसरी टर्मिनोलॉजी बच्चों आपको ध्यान रखनी है कि भारत में, यानी कि भारत में जो पारिस्थिति के पिता है, भारत में पारिस्थिति के जो पिता है वो प्रोफेसर रामदेव है, वो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा है। ये तीन टर्म आपको याद रख लेनी है, अगर रख सकते हो तो अच्छी बात है। चलो खैर, अच्छा टेक्निक बता देता हूँ। देखो विचारधारा वैसे बनता है, विचारधारा, और मोबियस के अंदर भी आता है, इस तरीके से याद रख सकते हो कि भाई विचारधारा दी थी मोबियस ने, और वर्ड जो सबसे पहले दिया था वो किसने दिया था, टेंसले ने। और भारत में जो पारिस्थिति के पिता है, पैसे पिता पैसे प्रोफेसर, वो पिताजी कौन है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ठीक है। चलो खैर, अब बात करते हैं पारितंत्र जो होता है या पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, इसके घटक, इसके घटक को अब डिटेल में बात करते हैं। पेपर में सवाल ये आएगा, पारितंत्र किसे कहते हैं और इसके घटकों का वर्णन कीजिए, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पारितंत्र के कितने घटक होते हैं बच्चों, दो घटक होते हैं। आप बताएंगे पारितंत्र के या पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं। नंबर एक कौन सा होता है, जैविक घटक, और नंबर दो होता है, नंबर एक जैविक घटक और नंबर दो में हो जाता है आपका अजैविक घटक। ये लो, अब पहले हम जैविक घटक को जानेंगे, फिर अजैविक घटक को जानेंगे, इनका डिटेल करेंगे, और इसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन ये 5 नंबर का समाप्त हो जाएगा। चलो फिर आगे बात करेंगे जैविक घटक। जैविक घटक क्या होता है, तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले जैविक घटक।
देखो जैविक घटक क्या होते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत आप लिखेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे कि जैविक घटक के अंदर जो है वो निम्न भाग आते हैं, निम्न घटक आते हैं। इसके अंदर निम्न घटक आते हैं। नंबर एक, कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आते हैं बच्चों इसके अंदर उत्पादक। उत्पादक क्या होते हैं अगर कोई पूछे तो वे जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, वे जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बना लेते हैं। देखो हम तो अपना भोजन नहीं बना सकते, लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश जब उन पर पड़ेगा तो वो अपना भोजन जो है वो खुद से बना लेते हैं। ठीक है, तो वे जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो उत्पादक कहलाते हैं। एग्जाम्पल, सभी सभी हरे पेड़ पौधे। ठीक है जी, इस तरीके से हमें जैविक घटक के अंदर उत्पादक जानना है, उपभोक्ता जानने हैं, और फिर उसके बाद उसके प्रकार शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी को जानना है। फिर उसके बाद हमें जानना है अपघटक और मृतोपजीवी के बारे में। बात समाप्त हो जाएगी। चलो, तो मैंने बताया जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं। नंबर एक, उत्पादक। उत्पादक क्या होते हैं? वे जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, जैसे सभी पेड़ पौधे आदि। अब बात करते हैं नंबर 2, उपभोक्ता। जैविक घटक का अगला भाग कौन सा होता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता कंज्यूमर्स, ये प्रोड्यूसर्स। उपभोक्ता क्या होते हैं? वे जीव जो अपने भोजन के लिए, देखो हम जो है अपना भोजन खुद नहीं बनाते, जो अपने भोजन के लिए, जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। तो उपभोक्ता क्या हुए? वे जीव जो अपने भोजन के लिए, जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। अब भाई उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, नंबर 1 शाकाहारी, आपने सुना होगा ये बातें तो। नंबर 2 मांसाहारी, और नंबर 3 होता है सर्वहारी। अच्छा, ये ध्यान रखना, शाकाहारी को प्रथम उपभोक्ता भी कहते हैं, मांसाहारी को द्वितीयक उपभोक्ता, और सर्वहारी को कोष्ठ में आप कर लेंगे तृतीयक उपभोक्ता। ये बात आप कर लेंगे। ठीक है जी। चलो, शाकाहारी क्या होते हैं? वे जीव जो अपना भोजन जो है वो किससे? घास से, कोमा पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। वे जीव जो अपना भोजन घास से और पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। एग्जाम्पल बताओ क्या होगा? जैसे बकरी, और बताइए जैसे खरगोश हो गए, और एग्जाम्पल 2-4 आप पेपर में लिख देंगे, जैसे बकरी, खरगोश, मेंढक आदि। चलो, मांसाहारी क्या होते हैं? इस तरीके से मांसाहारी वे जीव जो अपना भोजन मांस से प्राप्त करते हैं, मांस से प्राप्त करते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। एग्जाम्पल बताओ। चलो, क्या हो सकता है एग्जाम्पल बताओ? जैसे आप कह सकते हैं कि भाई शेर ले लो, या फिर और बताओ क्या ले सकते हो? लोमड़ी ले लो। चलो ठीक है, लोमड़ी ले सकते हो। जैसे एग्जाम्पल लोमड़ी, ये रहा मांसाहारी का एग्जाम्पल। सर्वहारी वे जीव जो अपना भोजन सभी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, सर्वहारी कहलाते हैं। एग्जाम्पल बताओ। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है आपका मनुष्य। मनुष्य है वो क्या खा सकता है भाई? आपके घास भी खा सकता है, पेड़ को भी खा सकता है, फल भी खा सकता है, मतलब, और मांस भी खाता है। मतलब दोनों तरीके का काम कर रहा है, किसी भी तरीके से उसे कुछ भी दे दो वो खा लेगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया सर्वहारी का एग्जाम्पल मनुष्य। इस तरीके से ये जानकारी तो हो गई। चलो खैर, अगली बात करते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास क्या? इसके बाद हमारे पास आ जाता है, देखो अगला भाग, यहाँ पर मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या होते हैं? वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले, वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले, मरे, सड़े गले, मरे पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। मैंने क्या बताया? वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले और मरे पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए यीस्ट का। एग्जाम्पल हो गया यीस्ट। चलो, इसके बाद आते हैं अगला भाग, अपघटक। अपघटक का मतलब क्या होता है? वे जीव जो अन्य जीवों को, मतलब पेड़ पौधे भी हो सकते हैं उसमें, और भाई कुछ और जीव भी हो सकते हैं, मतलब वे अपघटक क्या होते हैं? वे जीव जो अन्य जीवों के अपघटन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब उनको तोड़ के। वे जीव जो अन्य जीवों के अपघटन से, अन्य जीवों का अपघटन करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपघटक कहलाते हैं। ये रहा, इस तरीके से आपने ये जानकारी दे दी, और इसका एग्जाम्पल आप जो देना चाहे वो एग्जाम्पल दे सकते हैं इस तरीके से। अपघटक का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। चलो, केचुआ देख लो आप, मिट्टी को तोड़ता है, अपघटन कर देता है इस तरीके से, और वो काम कर लेता है अपना। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो। चलो, इस तरीके से हमने जैविक घटकों को समाप्त कर लिया। क्या आपको ये बातें याद हो गई? चलो एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं फटाफट से। पारितंत्र क्या होता है? जैविक घटक और भौतिक घटक आपके मिलने से जिस तंत्र का निर्माण होता है उसे पारितंत्र कहते हैं। इसकी विचारधारा सबसे पहले कार्ल मोबियस ने दी। सबसे पहले एजिटेंसले ने। भारत में पिता कौन है? रामदेव मिश्रा। मैंने बताया पारितंत्र के 2 घटक होते हैं। नंबर 1 जैविक घटक, नंबर 2 अजैविक घटक। जैविक घटक क्या होता है? मैंने बताया इसके निम्न घटक भाग होते हैं। नंबर 1 उत्पादक। उत्पादक क्या होते हैं? वे जीव जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं।
जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं उत्पादक कहलाते हैं, जैसे सभी खड़े पेड़ पौधे हो गए। उपभोक्ता वे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे कि उपभोक्ता के एग्जाम्पल आप मनुष्य दे सकते हैं, मैंने बताया ये 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी। शाकाहारी वे जीव जो अपना भोजन घास और पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे बकरी, खरगोश। मांसाहारी वे जीव जो अपना भोजन मांस से प्राप्त करते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे लोमड़ी। और सर्वहारी वे जीव जो अपना भोजन सभी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, सर्वहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य। फिर आगे पहुंचे, मैंने चौथा भाग बताया, ये दूसरा पहला भाग था उत्पादक, दूसरा था उपभोक्ता, तीसरा भाग था इसके बाद मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब मैंने क्या बताया, वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले और मरे पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया यीस्ट। और अपघटक का मतलब मैंने बताया, वे जीव जो अन्य जीवों का अपघटन करके अपना भोजन बनाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। इस तरीके से ये आपका जैविक घटक जो है वो समाप्त हो जाते हैं। अब आप लिखेंगे नंबर 2। नंबर 2 में आते हैं आपके अजैविक घटक। अजैविक घटक ये क्या होते हैं, तो आप बताएंगे वे कि इसके अंतर्गत निम्न भाग आते हैं, निम्न घटक आते हैं। बस छोटी सी जानकारी देनी है। जैसे नंबर 1 आप लिख देना भाई ताप। ताप आपको मालूम है कि भाई ताप, या यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे आप सूर्य भी लिख सकते हो या ताप लिखना चाहो, चलो ताप भी लिख सकते हो। क्योंकि ताप भी तो सूरज से ही आता है खास तौर से। देखो भाई नंबर 1 ताप हो गया। नंबर 2 इनके अंदर आपको डिटेल नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मेंशन नहीं है क्वेश्चन में एनसीईआरटी वगैरह में। तो ताप हो गया। नंबर 2 आप सूर्य का प्रकाश लिख दो या लिख सकते हो, ताप लिख दो, सूर्य का प्रकाश लिख दो। नंबर 3 बच्चों जल लिख सकते हो, भाई तालाब है कहीं भी जल भी हो सकता है। अजैविक घटक मतलब जो जैविक जीव नहीं है, वो ताप भी हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया। नंबर 4 वायु। और इस तरीके से लास्ट में लिख देंगे अतः अजैविक घटक के अंतर्गत उपरोक्त भाग आते हैं। और इस तरीके से ही पारितंत्र का जो क्वेश्चन था वो आपका प्रिपेयर हुआ। मतलब पारितंत्र का मतलब क्या हुआ कि वे जैविक घटक और अजैविक घटक के मिलने से ये बनता है। चलो अब बात करते हैं आगे। हो सकता है कुछ और पूछ ले, मतलब हमें तो पारितंत्र का पूरा ही चैप्टर फिनिश करना है। इस वाले पूरे चैप्टर को क्या पता क्या पूछ ले, कितने नंबर का पूछ ले, वी कैन नोट से जितना भी हमें मार्क्स ज्यादा से ज्यादा ला सकते हैं उतने हम कोशिश करेंगे। चलो खैर आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद भाई पारितंत्र तो हमारा समाप्त हो गया। अगला टॉपिक है इस चैप्टर में हमारा ऊर्जा का प्रवाह। देखिए क्या होता है ये ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, देखो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल ले लो। सबसे पहले जो ऊर्जा आती है वो कहां से आती है बच्चों, सन से, सूरज से। सूरज से ऊर्जा जो आती है वो कौन ले लेता है, सबसे पहले पेड़ पौधे ले लेते हैं। इस तरह से सूरज से कहां पे आती है एनर्जी, पेड़ पौधों पर। पेड़ पौधों को कौन खा लेता है, यानी कि पेड़ पौधों को कौन खा लेता है, उपभोक्ता। और उपभोक्ता में फिर ये एनर्जी पहुंच जाती है। कहने का मतलब ये होता है कि भाई ऊर्जा जो होती है वो एक स्तर से अगले स्तर पर निरंतर चलती जाती है। वातावरण में ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से एक स्तर से फिर अगले स्तर में निरंतर चलती जाती है। इस क्रिया को ही ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। मतलब ऊर्जा का प्रवाह क्या हुआ कि वातावरण में ऊर्जा सूर्य से सबसे पहले प्राप्त हो जाती है और फिर यह एक स्तर से अगले पोषक स्तर तक निरंतर चलती जाती है। इसे ही ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, जैसे सूरज से पेड़ पौधों में चली जाती है और पेड़ पौधों से ये उपभोक्ता में चली जाती है। अच्छा, ऊर्जा के प्रवाह से रिलेटेड एक नियम आता है लिंडेमान का नियम। लिंडेमान का नियम, लिंडेमान ने बताया कि भाई जैसे सूरज के अंदर, जैसे यहाँ पे समझो, अच्छा इसको अलग से समझो। हमारे पास क्या है बच्चों, पेड़। पेड़ पौधों को किसने खा लिया, जैसे एग्जाम्पल आपने माना कि भाई पेड़ पौधों को खा लिया है, जैसे यहाँ पर खरगोश ने, खरगोश को जैसे आपको खा लिया लोमड़ी ने, लोमड़ी को एग्जाम्पल मान लिया जैसे शेर ने खाया। तो लिंडेमान ने ये बताया कि भाई जैसे पेड़ की जो 100% एनर्जी है ना, तो वो खरगोश के अंदर पेड़ की जो जितनी भी एनर्जी है, अगर उस पेड़ को के अंदर 100% ऊर्जा है, उसको खरगोश खाएगा तो खरगोश में वो एनर्जी सिर्फ 10% जाएगी, सॉरी 10% जाएगी। और 90% जो है वो खरगोश के अंदर नहीं जाएगी, वो वातावरण में चली जाएगी। अब खरगोश को लोमड़ी ने खाया तो खरगोश के अंदर जितनी एनर्जी पहुंची है वो इसकी 10% की भी यहाँ पे पहुंचेगी। मतलब वो कितनी पहुंचेगी, 0.1%। इसकी एनर्जी कितनी थी, इसकी एनर्जी मान लो, अच्छा ऐसा समझो जैसे इस पेड़ के अंदर, बच्चों ध्यान से, इस पेड़ के अंदर मान लो कि भाई 1000 किलो जूल ऊर्जा है, तो 10% यहाँ पे कितनी पहुंचेगी, यहाँ पे मान लो 100 किलो जूल चली गई।
यहाँ पे कितनी चली जाएगी, 10 किलो जूल चली जाएगी, आगे कितनी चली जाएगी, 1 किलो जूल चली जाएगी। इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि लिंडेमान ने बताया कि जब ऊर्जा एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर पर जाती है तो वह सिर्फ 10% जाती है और शेष 90% जो होती है वो वातावरण में मुक्त हो जाती है। इसे ही लिंडेमान का 10% का नियम कहते हैं। इसे लिंडेमान का 10% का नियम कहते हैं। पेपर में पूछेगा कि भाई लिंडेमान का 10% का नियम क्या है, तो आप बताएंगे कि वातावरण में ऊर्जा एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर पर केवल 10% जाती है और शेष 90% जो होती है वो वातावरण में मुक्त हो जाती है। इसे ही लिंडेमान का 10% का नियम कहते हैं। अब ये बात तो पूरी हुई। इससे रिलेटेड एक शब्द आता है ऊर्जा कैसे कैसे जाती है, तो इस चीज को समझने के लिए हम आगे चलते हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल की तरफ। ये टॉपिक मुझे लगता है कि इस साल पेपर में आपके निकलेंगे, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। तो देखो, जैसे हमने क्या किया बच्चों, अब फिर से देखो इसको, खाद्य श्रृंखला की डेफिनेशन यही को इससे समझते समझते ही निकालेंगे। हमारे पास है सबसे पहले पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधों से ऊर्जा कहाँ जाएगी, पेड़ पौधों को किसने खाया, खरगोश ने। खरगोश को किसने खाया, लोमड़ी ने। इस तरीके से लोमड़ी को किसने खा लिया, शेर ने। कहने का मतलब ये है कि वातावरण में जो होते हैं ना, इस ये जो जीव है, पेड़ पौधों पे कौन आश्रित हुआ, खरगोश। खरगोश पे कौन आश्रित है, लोमड़ी। लोमड़ी पे कौन आश्रित है, शेर है। इस तरीके से वातावरण में प्रत्येक जीव जो होते हैं, सभी जीव, भाई हम ले लो, हम किस पे आधारित है, हम पेड़ पौधों पे। इस तरीके से वातावरण में जो सभी जीव होते हैं वो ऊर्जा के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और इस प्रकार से देखो, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को समझ लो, पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को बताओ किसने खा लिया, मेंढक ने खा लिया। मेंढक ने, मेंढक को बताओ कौन खा लेगा, सांप खा लेगा। और सांप को कौन खा लेगा, बाज खा लेगा। इस तरीके से सभी जीव जो होते हैं वो वातावरण में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो आप बताएंगे खाद्य श्रृंखला के अंदर कि वातावरण में सभी जीव जो होते हैं वो ऊर्जा के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार इनकी एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। इस श्रृंखला को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसका एक और नाम होता है आहार श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला का या आहार श्रृंखला का मतलब क्या हुआ कि वातावरण में खाद्य के लिए या आहार के लिए या भोजन के लिए सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार इनकी एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। इस श्रृंखला को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और फिर उदाहरण लिख करके आ जाओगे, जैसे पेड़ के ऊपर पेड़ पौधे हैं, उसके सामने लिख दोगे मेंढक, फिर सांप, फिर बाज। इस तरीके से, या ये वाला एग्जाम्पल लिख दो और इसको ब्रैकेट में बंद करके आ जाएंगे। इस तरीके से भाई हमारा खाद्य श्रृंखला जो है ये पूरा हो गया। अब यहीं पे एक टॉपिक आता है खाद्य श्रृंखला के अलावा खाद्य जाल। इसको भी यहीं पे जानना है, सब इंपॉर्टेंट है। खाद्य जाल, फूड वेब, ये फूड चेन थी। खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल, ये क्या होता है, खाद्य जाल का दूसरा नाम क्या होता है, आहार जाल। देखो अच्छा, अब इसे समझो। मैं अगर आपसे कहूं कि भाई पेड़ जो है, खाद्य श्रृंखला क्या बता रही है कि एक जीव को दूसरे ने खा लिया, दूसरे को तीसरे ने, तीसरे को चौथे ने। अगर मैं आपको बताऊं कि भाई क्या पेड़ है, पेड़ को मेंढक ही खाएगा, तो आप बताएंगे कि जी पेड़ को तो बकरी भी खा सकती है, पेड़ को जो पक्षी भी खा सकते हैं, पेड़ पौधे जो है तो मतलब उसके जो फल भी हो सकते हैं उसको मनुष्य भी खा सकता है। मैं आपसे पूछूंगी भाई मेंढक को बस सांप ही खाएगा, आप बताएंगे कि जी और चीज भी खा सकती है। आपसे मैं कहूं कि सांप को केवल बाज ही खाएगा, आप कहेंगे कि और कुछ भी खा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो खाद्य श्रृंखला का जो क्रम है ये वास्तव में पूरा नहीं है, ये तो क्रम अधूरा है। अगर इसको हम देखें तो इसका जो होता है, एक जीव को अनेक जीवों के द्वारा खाया जा सकता है। खाद्य श्रृंखला में एक जीव को केवल एक जीव के द्वारा खाया जाता है, जबकि एक जीव को अनेक जीवों के द्वारा खाया जा सकता है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला का जो क्रम है ये तो अधूरा होता है, जबकि एक जीव को जो है वो बहुत सारे जीवों के द्वारा खाया जा सकता है। इस प्रकार अगर हम अपने मन में सोचें कि भाई कितने सारे जीवों के द्वारा खाया जा सकता है, इसकी पूरी चेन बनाने की कोशिश करें तो एक जाल बन जाता है। इस जाल को ही हम खाद्य जाल कहते हैं। अभी समझाया, याद करा देता हूं। चलो, आप खाद्य जाल किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि खाद्य श्रृंखला में एक जीव को केवल एक जीव के द्वारा खाया जाता है, जबकि यह क्रम अधूरा है, क्योंकि एक जीव को अनेकों जीवों के द्वारा खाया जा सकता है। इस प्रकार इन जीवों का एक पूरा जाल बन जाता है। इस जाल को ही खाद्य जाल कहते हैं। फिर से सुनिए, खाद्य श्रृंखला में एक जीव को केवल एक जीव के द्वारा खाया जाता है, जबकि यह क्रम अधूरा है, क्योंकि एक जीव को अन्य बहुत जीवों के द्वारा खाया जा सकता है। इस प्रकार जीवों का एक जाल बन जाता है। इस जाल को ही खाद्य जाल कहते हैं। कहीं पे नोट करने की आवश्यकता हो तो नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं, खाद्य जाल पूरा हो गया और खाद्य जाल का जो चित्र है वो आप एनसीईआरटी में या अपनी किताब में देख लेंगे। वहां पे पेड़ पौधे बन रहे हैं, मेंढक बन रहा है, मेंढक के ऊपर और भी जीव बन रहे हैं। उस चित्र को आप पेपर में अवश्य बना करके आएंगे। चलिए भाई, अब बात कर लेते हैं लास्ट
खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर, ये भी सवाल निकलेगा। खाद्य श्रृंखला अगली टॉपिक है हमारा पास, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। अब मुझे आप बताइए अंतर क्या क्या हो सकते हैं। एक साइड हमने लिख लिया खाद्य श्रृंखला, दूसरी साइड हमने लिख लिया खाद्य जाल। बताओ क्या हो सकता है बच्चों, कम से कम दो तीन अंतर बताने यहाँ पे पेपर में लिखने आपको, जो 2 नंबर का सवाल आएगा तो 2-3 अंतर तो कम से कम लिखोगे। खाद्य श्रृंखला क्या होती है बताओ, क्या लिखोगे इसके अंदर बताइए। अच्छा, पहली तो डेफिनेशन लिख दोगे। नंबर 1 जो मैंने बताया है, खाद्य श्रृंखला की डेफिनेशन क्या होती है कि सभी जीव ऊर्जा के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इस प्रकार इनकी एक लंबी श्रृंखला बन जाती है जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें लिखोगे खाद्य श्रृंखला में जीवों का क्रम अधूरा होता है क्योंकि एक जीव को एक से ज्यादा जीवों के द्वारा खाया जा सकता है, इस प्रकार इनका एक जाल बनता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं, पहला अंतर। दूसरा, ये एक सीधी श्रृंखला होती है, ये एक सीधी श्रृंखला होती है, यहाँ पे आप लिखेंगे। नंबर 2 इसमें लिखेंगे ये एक जटिल श्रृंखला होती है, ठीक है जी। नंबर 3 देखो, इसमें लिखोगे आप, इसमें जीवों की संख्या कम होती है, इसमें जीवों की संख्या ज्यादा होती है, मतलब अधिक होती है। चौथा अंतर, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यहाँ पे लिखेंगे इसमें ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है। इस तरीके से ये लो 4 अंतर, हो सकता है 2 नंबर का सवाल निकल जाए सीधा सीधा। तो चलो, क्या आपको याद हो गए खाद्य श्रृंखला की पहले अंतर क्या है, डेफिनेशन। इसके बाद लिख दोगे बच्चों, ये एक सीधी श्रृंखला है, ये एक जटिल श्रृंखला है। सीधी का मतलब सीधी चेन चलती है, जटिल का मतलब घुमावदार, बहुत सारा जाल है, मतलब जालनुमा संरचना है, श्रृंखला है। इसमें जीवों की संख्या कम होती है, इसमें जीवों की संख्या ज्यादा होती है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है। इस तरीके से आपने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो बचेगा उसे देख लेंगे, शायद ये लास्ट टॉपिक होगा। अगला टॉपिक होता है आपका बच्चों पिरामिड। बस इसके बाद थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा पूरी तरीके से। चलो, पिरामिड, पिरामिड क्या होते हैं देखिए। पिरामिड का मतलब होता है आपके पास कोई जीव है, कोई जीव है, उसकी जो आपके पास जीव है उनको या तो संख्या के आधार पर, या तो संख्या के आधार पर, या उनको भार के आधार पर, या उनको ऊर्जा के आधार पर, बस क्या करना है आपको ग्राफीय रूप में प्रदर्शित कर देना। मतलब एक ग्राफ बना दो, ग्राफीय रूप में प्रदर्शित कर दो, ग्राफीय रूप में प्रदर्शित कर दो, बस उनको। एक ग्राफ बनाएंगे हम जीवों को, उनकी या तो संख्या के आधार पर, भार के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करना पिरामिड कहलाता है। ये लो याद होगी बातें। पिरामिड किसे कहते हैं, जीवों को उनकी संख्या या भार या ऊर्जा के आधार पर ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करना पिरामिड कहलाता है, ठीक है जी। ये जो विचार था वो सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने दिया था, ये विचार सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने दिया था। पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जीव संख्या का पिरामिड, आप लिखेंगे सबसे पहले नंबर 1 जीव संख्या का पिरामिड। नंबर 2 जीव भार का पिरामिड। नंबर 3 इसके बाद आ जाएगा आपका ऊर्जा का पिरामिड। अब एक एक की बात करते हैं, सब कुछ याद करा देंगे। देखो, जीव संख्या का पिरामिड क्या होता है, अगर ये पूछे डेफिनेशन, तो जीवों को उनकी संख्या के आधार पर ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करना जीव संख्या का पिरामिड कहलाता है। बताओ जीव भार का पिरामिड किसे कहते हैं, जीवों को उनके भार के आधार पर ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करना जीव भार का पिरामिड कहलाता है। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, जीवों को ऊर्जा के आधार पर ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करना, जीवों को ऊर्जा के आधार पर ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करना ऊर्जा का पिरामिड कहलाता है। एक एक के बारे में बात करते हैं और चित्र के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको वही चित्र बना करके आना है। तो चित्र के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं बच्चों, नंबर 1 जीव संख्या का पिरामिड। अच्छा, आप मुझे डेफिनेशन बताने की कोशिश करिए कि जीव संख्या का पिरामिड किसे कहते हैं। पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे फिर बना करके आएंगे। बोलो, जीव संख्या का पिरामिड बोलने की कोशिश करिए, सुनाओ। जीवों को उनकी संख्या के आधार पर ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करना जीव संख्या का पिरामिड कहलाता है। फिर आप बताएंगे कि ये जो पिरामिड है वो सीधा अथवा उल्टा हो सकता है, सीधा अथवा उल्टा हो सकता है। जीव संख्या का पिरामिड सीधा अथवा उल्टा हो सकता है। देखो, ऊर्जा जो होती है, मतलब कोई भी चीज अगर हमेशा घटेगी, देखो कोई चीज, आप ये ध्यान रख लो, अगर कोई भी चीज हमेशा घटेगी तो वो जो है पिरामिड उसका सीधा बनेगा, बस इतनी बात ध्यान रख लो। अगर कोई चीज बढ़ जाती है तो वो पिरामिड उल्टा बनेगा। चलो खैर, अब वो पेपर में आपसे कहने लगा कि भाई आपको घास के मैदान का पिरामिड बनाना है और बताओ ये पिरामिड कैसा होता है। चलो यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे घास के मैदान का पिरामिड, पेपर में वो आपसे कहता है कि घास के मैदान का पिरामिड बताओ कैसा होता है और बनाइए, सीधा होता है या उल्टा होता है, क्यों। तो सबसे पहले पिरामिड को बनाने के लिए इस तरीके से काम कर लो। ये लो, पिरामिड की संरचना इस तरीके से होती है बच्चों।
घास के मैदान का बना रहे हैं, तो देखो सीधा बन रहा है। क्यों बनता है सीधा, चलो देखते हैं। सबसे पहले घास के मैदान में क्या होता है, संख्या की बात करते हैं। सबसे पहले ये लो, मतलब कि सबसे पहले तो पेड़ पौधे होंगे, घास होगा, ठीक है जी, पहले स्तर पर। सबसे पहले उत्पादक क्या है आपके, घास। यहाँ पे लिख दो उत्पादक होगी आपके घास। फिर आगे चलो, इसके बाद आ गई आपके टिड्डी। टिड्डी टिड्डी की संख्या ज्यादा होती है या कम होती है, बताओ। जितने घास होंगे उसकी तुलना में ये टिड्डी जो होती है, ये प्राथमिक उपभोक्ता कह लो मैं, या शाकाहारी कह लो, ये प्राथमिक उपभोक्ता मैंने आपको बताया था। टिड्डी की संख्या घट जाएगी ना, ठीक है, आपको मालूम होगा। या एक काम कर लो, टिड्डी की जगह आप यहाँ पे खरगोश भी लिख सकते हो। बताओ, मतलब जितने घास होंगे खरगोश तो उससे कम ही होंगे ना। खरगोश को खा लिया अगले स्तर पे लोमड़ी ने। लोमड़ी दो तीन हो सकती है, यहाँ पे लोमड़ी होगी, और भाई लोमड़ी को खा लिया यहाँ पे शेर ने। इस तरीके से मतलब क्या हो रहा है कि भाई घास ज्यादा है, फिर खरगोश जो है उसकी तुलना में मान लो कि भाई घास जो है वो 50 पेड़ है या 100 पेड़ है, और खरगोश हो सकता है 10 हो, लोमड़ी हो सकता है 5 हो, शेर एक ही होगा। इस तरीके से मतलब क्या हो रहा है, जीवों की संख्या जो है वो घटती जाती है। इस तरीके से जब संख्या घटती है तो वो पिरामिड कैसा बनता है, सीधा आपसे पूछ लेगा कि भाई घास के मैदान का पिरामिड कैसा बनता है। संख्या का, जीव संख्या का पिरामिड तो आप बताएंगे सीधा, क्यों, क्योंकि संख्या घटती जाती है। चलो, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई अ, ये तो हो गया घास के मैदान का, कि भाई वृक्ष का पिरामिड बताओ। वृक्ष का पिरामिड बताओ जीवों की संख्या का कैसा होता है, सीधा होता है उल्टा, और बना के दिखाइए। तो देखो, एक वृक्ष होगा सबसे पहले। वृक्ष वो घास है बच्चों, घास तो बहुत सारे होते हैं, वृक्ष का मतलब एक पेड़ होगा कहीं पे, ये एक पेड़ रहा, ठीक है। और पेड़ पर बताओ क्या होती है, बहुत सारी चिड़िया हो गई, पेड़ पेड़ पर हो गई चिड़िया। चिड़िया के शरीर में आपको मालूम है कि भाई जैसे जू होती है, जैसे मतलब क्या हुए, कीटाणु हो गए, इस तरीके से। तो आप मुझे बताओ, देखो ये तो वृक्ष हो गया, एक वृक्ष है, वृक्ष पे चिड़िया हो गई, मान लो कि भाई 50 चिड़िया बैठी हुई है फल खाने के लिए, और कीटाणु एक चिड़िया के शरीर में कितने सारे होते हैं। तो क्या हो रहा है बताओ, बताओ संख्या जो है वो घटती जा रही है कि बढ़ती जा रही है बच्चों, बताओ। संख्या बढ़ती जा रही है, तो पिरामिड जो है वो ऐसे सीधा ना बन के कैसा बनेगा, इस तरीके से उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे ऐसे बना देना है, ऐसे, इस तरीके से। ये लो, यहाँ पे ऐसे पिरामिड आप बना करके आ जाएंगे पेपर के अंदर, ये पहला, फिर अगला, फिर अगला, इस तरीके से ये पिरामिड बना करके आ जाएंगे वृक्ष का पिरामिड। और आप बताएंगे वृक्ष का पिरामिड उल्टा होता है। चलो अगली बात कर लेते हैं, पेपर में भाई सब कुछ बना का ना, लॉन्ग कॉपी भरनी है आपको। अगली बात करना है वृक्ष के पिरामिड के बाद, पिरामिड संख्या का तो हो गया, अब बात कर लेते हैं जीव भार का पिरामिड। जीव भार का पिरामिड क्या होता है ये बताइए। जीव भार का पिरामिड क्या होता है, जीवों को उनके भार के आधार पर ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करना जीव भार का पिरामिड कहलाता है, ठीक है। चलो बनाने की कोशिश करते हैं। अब मुझे आप बताओ कि हमारे पास जो घास के मैदान का ले लो, घास के मैदान का एग्जाम्पल ले लो। सबसे पहले घास के पेड़ हैं, बहुत सारे घास के पेड़ हैं बच्चों। इस तरीके से घास पे कौन है, खरगोश। खरगोश का जो वजन होता है वो मतलब क्या है, खरगोश बहुत सारे खरगोश है ना, बहुत सारे खरगोश है, घास का वजन बहुत ज्यादा होगा। खरगोश 5-7 हो गए, जितने भी हो सकते हैं। फिर खरगोश पे क्या है, लोमड़ी। फिर लोमड़ी के ऊपर क्या बैठा है आपका, लोमड़ी के ऊपर शेर। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई घास का वजन बहुत ज्यादा है। फिर खरगोश की संख्या हो सकता है 1000 पेड़ हो तो 100 खरगोश हो, 150 खरगोश हो, 500 खरगोश हो, मतलब ज्यादा ही होती है संख्या। और फिर इसके बाद क्या होता है, लोमड़ी जो है वो आपकी लोमड़ी क्या है बच्चों, 2-4 होंगी, मतलब वजन कम हो जाएगा, शेर और कम हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि वेट जो है वो घटेगा इस तरीके से। तो जब चीज घटती है तो पिरामिड कैसा बनता है आपका, सीधा बन जाता है। अच्छा, एक और चीज ले लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं तालाब का पिरामिड बताओ, तालाब का पिरामिड। तालाब में देखो सबसे पहले क्या होती है, छोटे छोटे से कोपोइड्स होते हैं, मेंढक होते हैं, इस तरीके से। फिर छोटी छोटी मछलियां होती हैं, फिर छोटी मछलियां होती हैं बच्चों, फिर उसके बाद बड़ी मछलियां होती हैं। चलो ठीक है ना। तो बताओ क्या हो रहा है, पहले छोटे छोटे जीव हैं, पादप, पिलवक, इनको पिलवक कहते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। पिलवक होगी, फिर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली। तो क्या देखने को मिल रहा है आपको, वेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, मतलब भार घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। तो जब कोई चीज बढ़ती है तो उसका पिरामिड उल्टा बनता है। तो इस तरीके से इसका पिरामिड उल्टा बना देंगे, पेपर में कंफ्यूज नहीं होना। अगर कहीं भी ऑब्जेक्टिव पूछ ले या इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले आपसे। अब लास्ट पिरामिड की तरफ चलते हैं, ऊर्जा का पिरामिड, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुविकल्प पर प्रश्न देने के लिए। अगला पिरामिड है हमारा ऊर्जा का पिरामिड। डेफिनेशन बताइए ऊर्जा के पिरामिड की क्या हो जाएगी। आप बताएंगे कि जब जीवों को उनकी ऊर्जा के आधार पर ग्राफीय रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो इसे ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था, हमने लिंडेमान का 10% का नियम पढ़ा था कि ऊर्जा एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में जो जाती है वो हमेशा घटती है।
10% घट जाती है, अगले पोषक स्तर पे केवल 10% पहुंचती है। ऊर्जा तो भाई हमेशा घटेगी ही घटेगी। तो जब चीज घटती है तो पिरामिड कैसा बनेगा, जब पिरामिड कैसा बनेगा बताओ, सीधा बनता है। तो ध्यान रखेंगे, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। और ये क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जामिनेशन के अंदर आपसे पूछते हैं, बोर्ड के अंदर ही नहीं, बड़े बड़े एग्जामिनेशन के अंदर। चलो बना लेते हैं बच्चों। सबसे पहले देखो सूर्य बना लो, फिर हमने घास बना ली, चलो घास का पिरामिड ले लिया। अच्छा जी, घास को किसने खाया, खरगोश ने। खरगोश को बताइए किसने खाया, खरगोश को बताओ किसने खाया, लोमड़ी ने खा लिया मान लो। लोमड़ी को बताइए किसने खाया, लोमड़ी को खा लिया शेर ने। बताओ क्या होगा। तो ऊर्जा जो है खरगोश से में कितनी परसेंट, जितनी इसके अंदर है 10% जाएगी। इसकी ऊर्जा इसके अंदर सिर्फ 10% जाएगी, 90% लॉस हो जाएगी। इसकी और कम जाएगी, मतलब ऊर्जा घटती है हमेशा, और चीज घटती है, जो भी चीज घटती है उसका पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। इस तरीके से ये पिरामिड को हमने जान लिया। लास्ट टॉपिक छोटा सा 1 नंबर का आपको बता देते हैं, उत्पादकता के बारे में। और ये चैप्टर जो है, मतलब ये मान के चलिए लगभग 5 नंबर आपका, 5-6 नंबर समाप्त हो गया यहाँ पे। इस तरीके से इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा जो मैंने आपको बताया है। चलो, उत्पादकता का मतलब होता है, देखो, इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट का जो अनुपात होता है, जीव उत्पादकता, उत्पादकता क्या होती है कि उत्पादन की क्रिया में, उत्पादन की क्रिया में इनपुट और आउटपुट का अनुपात उत्पादकता कहलाता है। इस तरीके से ये पारितंत्र की चैप्टर हमने यहाँ पे समाप्त कर लिया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपका जैव विविधता के बारे में और समष्टि के बारे में। इस तरीके से इन दोनों को खत्म कर देंगे, और ये 14 नंबर जो है वो आप 14-15 नंबर आपके यहाँ से हम खत्म करा दिए। और पिछली वीडियो हमने जेनेटिक्स की दी थी, ऑलमोस्ट 8-10 नंबर हो सकता है वहां से भी आपको मिल जाए, और ज्यादा से ज्यादा हम कवर कराने की कोशिश करेंगे।